Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, all students. You are watching the YouTube channel of Bahauddin Zikriya Institute of Health Sciences मुल्तान. आज 1 सितंबर 2020 दिन है ट्यूसडे. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ नवीद भट्टी लेक्चर 26 के साथ हाजिर है. Today we discuss about the lymphatic system part 2. इसमें जो की पॉइंट्स हैं इस पार्ट 2 में जो डिस्कस करने हैं उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज अ लिम्फेटिक ऑर्गन कि ह्यूमन बॉडी में कौन से लिम्फेटिक ऑर्गन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक नोड्स. थर्ड पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन of lymphatic nodes. Next, lymphatic nodules, primary and secondary lymphoid organs, structure and function of the tonsil. Next, structure and function of the thymus gland, structure and function of spleen. And the last one, the process of phagocytosis. तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट 2 में जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फेटिक ऑर्गन. जो हमारे पास लिम्फेटिक ऑर्गन है उसको हमने बेसिकली डिवाइड किया है 2 टाइप्स में. उसमें जो प्राइमरी ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें रेड बोन मैरो एंड सेकेंड थाइमस. जो सेकेंडरी ऑर्गन है उसमें लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड्यूल्स है, स्प्लीन है एंड टॉन्सिल्स है. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें हमने लिम्फ को स्टडी किया था. उसके बाद लिम्फेटिक वेसल्स को डिस्कस किया था. लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर हमने लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ट्रंक्स और लिम्फेटिक डक्ट्स, इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था. और आज जो लेक्चर है इसमें हम जो नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लिम्फेटिक नोड्स. तो lymphatic nodes that is a small round और oval shape के हैं, यानी छोटे राउंड या फिर ओवल शेप में है. लोकेटेड अलोंग द पाथवेज ऑफ लिम्फ वेसल्स. ये जो लिम्फ वेसल्स जा रही हैं इनके रास्ते में, इनके साथ इस पाथवे में आपको इसको ये इनकी लोकेशन नजर आएगी. लिम्फेटिक नोड की जो लेंथ है वो फ्रॉम 1 to 25 मिलीमीटर टू 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इसकी जो लेंथ है. टिपिकली फाउंड इन क्लस्टर. ये क्लस्टर की सूरत में, गुच्छों की सूरत में ये आमतौर पे पाए जाते हैं और रिसीव करते हैं लिम्फ को फ्रॉम मैनी बॉडी रीजन. और बॉडी के डिफरेंट रीजन से जो लिम्फ आता है उसको रिसीव करते हैं. लिम्फ नोड आर आल्सो फाउंड इंडिविजुअली थ्रू आउट द बॉडी. यानी ये जो आपके लिम्फ नोड्स है ये पूरी बॉडी के अंदर इंडिविजुअली जो है ना अपने तौर पर पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट एरियाज के अंदर मौजूद होते हैं. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको डिफरेंट जो है ना लिम्फेटिक नोड्स उनकी लोकेशन नजर आएगी. उसमें सर्विकल नोड्स आ जाते हैं, उसके बाद थोरैकिक कैविटी नोड्स आ जाते हैं, एक्सिलरी नोड आ जाते हैं जो कि आर्मपिट में है. उसके बाद सुप्राट्रैकुलर नोड्स हैं जो आपके अपर लिम्स में. उसके बाद अब्डोमिनल कैविटी नोड्स हैं अब्डोमिनल रीजन के अंदर. इंगुइनल नोड्स हैं जो कि आपके ग्रॉन एरिया के अंदर.
और pelvic cavity nodes। यानी ये एक जनरल लोकेशन थी नोड्स की। वन बाय वन हम आगे जाके भी इन लोकेशंस को पढ़ेंगे। तो कहा यह गया कि ये जो लिम्फेटिक नोड्स है ये लिम्फेटिक वेसल्स के पाथवे के अंदर मुख्तलिफ रीजन के ऊपर मौजूद है। इसकी जो लेंथ है वो 1 से 25 मिलीमीटर टू 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्लस्टर की सूरत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फेटिक नोड्स उसके जो जनरल फीचर्स हैं कि बीन शेप बॉडीज है, बीन्स लोबिया की। उसके बाद फिब्रस कैप्सूल है। तो ये जो फिब्रस कैप्सूल है बेसिकली ये प्रोटेक्टिव है कि नोड को जो है ना फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की, अगर आप डायग्राम में भी देखें तो इस डायग्राम में आपको जो है इसकी आउटर वॉल मिलेगी जिसे आप कैप्सूल कहते हैं। ये फिब्रस कैप्सूल है यानी फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज क्या है टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द नोड विद एफरेंट वेसल्स। ये वो वेसल्स है जो कि एंटरिंग एट द पेरिफेरी, यानी बाहर से जो वेसल्स एंटर हो रही हैं आपके नोड के अंदर उसे हम एफरेंट वेसल्स कहते हैं। उसके बाद एफरेंट जो वेसल्स हैं इमर्जिंग एट द हीलम, यानी हीलम के पॉइंट पे ये इमर्ज हो रही है और ये वो वेसल्स हैं जो कि आपके इस नोड से बाहर जा रही है, एग्जैक्ट हो रही है। जो एंट्री हो रही है वो एफरेंट वेसल्स है, जो एग्जैक्ट हो रही है, जो मूव हो रही है नोड से, वो एफरेंट वेसल्स है। अरेंज इन ग्रुप्स अलोंग द ब्लड वेसल्स, यानी ये ब्लड वेसल्स के साथ जो है ना ग्रुप की सूरत में मौजूद है जो नोड्स होते हैं। एंड द फ्लेक्सुलर साइड ऑफ द जॉइंट, और जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी जो फ्लैक्शन यानी जो उसकी फ्लैक्शन साइड है साइडों वाली, वहां पर आपको जॉइंट्स के इर्द गिर्द आपको ये लिम्फेटिक नोड्स मौजूद होंगे। फिर इसको डिवाइडेड किया गया है इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ग्रुप्स, यानी इसी नोड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक सुपरफिशियल जो कि वेरी नियर टू द कैप्सूल, यानी जो आपकी फिब्रस कैप्सूल है उसके नजदीक है, सुपरफिशियल है। और इसी तरीके से एक डीप है जो कि अंदर की तरफ है, इनसाइड है। जो आपका सुपरफिशियल पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और जो डीप पार्ट है उसे आप मिडोला कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें जो बीन शेप्ड है तो इन सम एक्सटेंट सिमिलर टू ह्यूमन किडनी, बिल्कुल किडनी की शेप का है यानी आपके बीन शेप का। और किडनी शेप के अंदर भी यही चीज कहा गया था कि किडनी के अंदर एक कॉर्टेक्स होता है, एक मिडोला पार्ट होता है। उस मिडोला के अंदर आपको जो है ना पायरामिड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट जो है ना पायरामिड्स नजर आ रहे हैं, इन सम एक्सटेंट सिमिलर टू द किडनी स्ट्रक्चर। तो उसमें कैप्सूल, वहां पे भी फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज थे। यहाँ पे जो कैप्सूल है नोड के अंदर वो भी फिब्रस कैप्सूल है। अब इसकी जो अगर आप इसके कंपोनेंट्स देखें तो कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास लिम्फ फ्लो, जहां से वो लिम्फ एंटर होता है, सुपीरियर पार्ट, सुपीरियर जो पोर्शन है उसमें लिम्फ फ्लो एंटर हो रहा है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट वॉल्व्स नजर आ रही है। हमने कल पढ़ा था कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो वॉल्व्स होते हैं वो वेन से ज्यादा होते हैं, और ये जो 3 लेयर्ड होती हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो थिनर होती है देन वेन। यहाँ से फ्लो एंड जो लिम्फ है वो एंटर हो रहा है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेबिकुलाई नजर आ रही हैं जो कि उस फ्लो को इनसाइड डीप पार्ट की तरफ लेकर आ रही है। इसी तरीके से आपको कॉर्टेक्स नजर आ रहा है आपके लेफ्ट साइड के ऊपर कि जो पायरामिड्स शेप नजर आ रही है, इसके अंदर कॉर्टेक्स। अब इसी कॉर्टेक्स को हम फर्दर नेक्स्ट
स्लाइड के अंदर देखेंगे कि दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद आपका मिडोला पार्ट आ जाता है। ये आपके पास एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है और लिम्फ फ्लो यहां से आउट हो रहे हैं, ये एफरेंट वेसल्स कहला रही है। मेंशन भी है कि एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के जो बाहर की तरफ निकल रही है। तो ये कुछ इसके जनरल पार्ट्स थे। अब जहां से ये लिम्फेटिक वेसल्स एफरेंट बाहर हो रही है और साथ आपकी आर्टरीज और वेन एंटर हो रही है, ये जो पॉइंट है ये हीलम कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो कॉर्टेक्स है, जो कॉर्टेक्स पार्ट है, द आउटर रीजन डायरेक्टली बीनेथ द कैप्सूल, यानी कैप्सूल के बिल्कुल नीचे डायरेक्टली डाउनवर्ड इनसाइड अंदर की तरफ आपको जो पार्ट मिलेगा, जो रीजन मिलेगा, वो आपका कॉर्टेक्स होगा। सेकंड, इसके अंदर जो पॉइंट कहा गया है वो क्या है, डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट, स्पेशली बी सेल्स arranged in follicles, germinal center where the when challenges with an antigen। अगर आप इस डायग्राम में देखें, आपको डिफरेंट फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं, यानी ये फॉलिकल, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है फॉलिकल्स का। किडनी के अंदर ये वर्ड यूज हुआ था पायरामिड्स का। तो इसमें आपको दो तरह के फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल। जो प्राइमरी है वो देखें तो वो ब्लैंक है, लेकिन जो सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल है उसमें आपको एक जर्मिनल सेंटर नजर आ रहा है। अब ये जो जर्मिनल सेंटर्स हैं, यहां पर आपको डेंसली पैक्ड मिलेंगे बी लिम्फोसाइट्स। इसी तरीके से अगर आप डीपर कॉर्टेक्स है टी सेल्स, इसी कॉर्टेक्स का जो डीप पार्ट है, जो पिंक कलर का शो ऑफ हुआ है, जिसे आप पैराकॉर्टेक्स भी कहते हैं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसमें ज्यादातर आपको टी सेल्स मिलेंगे, यानी टी लिम्फोसाइट्स। यानी जो आपका बाहर वाला पार्ट था कॉर्टेक्स के, जो दो हिस्से थे, उसमें आपको मिल रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स, और जो इनर पार्ट है कॉर्टेक्स का, वो उसमें आपको टी लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है कि सब कैप्सुलर साइनस ड्रेन इनटू ट्रैबेकुलर। अगर आप कैप्सूल में जाएं, कैप्सूल को अगर आप देखें तो यहां से एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स एंटर हो रही है। उसके बाद आपको एक पूरी नाली नजर आ रही है, एक साइनस मीन कि कैविटी है, सैक है, जिसके अंदर कोई चीज फ्लो करती है। तो ये आपको, ये चीज आपकी ट्रैबेकुलर कहलाएगी। ये ट्रैबेकुलर है, जहां से जो लिम्फ है वो फ्लो कर रहा है। तो आपके ये कॉर्टेक्स एरिया था कि कॉर्टेक्स के अंदर आपको जो पर्पल शेड दे रहा है, जहां पर आपके डेंसली पैक्ड फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी, यहाँ पे आपको बी लिम्फोसाइट्स मिलेगा। और उसके बाद आपको पिंक कलर का है, जिसे पैराकॉर्टेक्स कहते हैं, यहाँ पर आपको जो है ना ज्यादातर टी लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था लिम्फेटिक नोड्स के अंदर इसका जो सेकंड पार्ट आ जाता है वो मिडोला आ जाता है। मिडोला इज अ इनर रीजन, यानी अंदर वाला हिस्सा, एंड स्ट्रैंड्स कॉल्ड मिडोलरी कॉर्ड्स, और ये आपको मिडोलरी कॉर्ड्स भी कहते हैं। अब मिडोलरी कॉर्ड्स हैव बी सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल, यानी आपके जो मिडोला पार्ट है नोड्स का, उसमें जो चीजें पाई जा रही है, जो सेल्स पाए जा रहे हैं लिम्फोसाइट सेल्स, उसमें बी सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, और उसके बाद प्लाज्मा सेल्स हैं। और यहां पर आपको लार्ज ब्लड वेसल्स मिलेंगी, यानी आर्टरी भी, वेन भी, और मिडोलरी साइनसेस मिलेंगी। तो मिडोलरी साइनसेस पहले कह चुका हूं कि वो साइनसेस, वो कैविटी
जो कि टिश्यूज के दरमियान में मौजूद होती है, उनको हम साइनसेस कहते हैं। अब मिडोलरी कॉर्ड्स का जो एरिया था ग्रीन कलर का, अगर आप ग्रीन कलर में देखें लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड इंफीरियर पार्ट पर, वो मिडोलरी कॉर्ड्स कहला रही हैं। अब इस मिडोलरी कॉर्ड्स के अंदर आपको जो सेल्स हैं वो मैक्रोफेजेस हैं और प्लाज्मा सेल्स हैं। उसके बाद जो मिडोला है राइट साइड के ऊपर जो मेंशन किया गया है, यहाँ पर आपको ज्यादातर जो है ना वो बी लिम्फोसाइट्स नजर आएंगे। तो इस लिहाज से आपके जो नोड्स हैं उसका जो इनर स्ट्रक्चर है वो इन सम एक्सटेंट सिमिलर टू द किडनी, उसमें कॉर्टेक्स है और मिडोला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड्स, के लिम्फ नोड्स के फंक्शन क्या है। नंबर 1 जो फंक्शन है वो फिल्टर द लिम्फ बिफोर इट इज रिटर्न टू द ब्लड, यानी ब्लड में रिटर्न होने से पहले, ब्लड में दोबारा शामिल होने से पहले जो लिम्फ है उसको फिल्टर किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो लिम्फेटिक नोड है उसका काम है फिल्ट्रेशन का, कि जो लिम्फ, हमने कल पढ़ा था कि अगर 10 पार्ट्स 10 हिस्से जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ बनता है, उसमें से 9 जो पार्ट्स हैं वो दोबारा ब्लड में शामिल हो जाते हैं। वो जो 9 पार्ट्स हैं जो फिल्टर होके दोबारा ब्लड में शामिल होते हैं उसको पहले लिम्फेटिक नोड से फिल्टर किया जाता है। द प्रिवेंटिंग फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, के ब्लड स्ट्रीम में जो लिम्फ एंटर हो रहा है वो बिल्कुल पैथोजन फ्री हो, यानी आप कह सकते हैं कि प्रिवेंटिंग, रोका गया है फॉरेन पार्टिकल्स को फ्रॉम एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड स्ट्रीम में पैथोजन को रोकने के लिए आपके जो बेसिक रोल है वो लिम्फेटिक नोड का है, कि लिम्फेटिक नोड यहाँ पर जो है ना उन पैथोजेंस को इनगल्फ करेंगे, उसे फैगोसाइटोसिस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि दे आल्सो प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, कि ये लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा है इसके स्ट्रक्चर के अंदर कि जो लिम्फ नोड है उस नोड के अंदर आपको टी सेल, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस जो है ना ये मौजूद है। तो साथ इनकी प्रोडक्शन भी इसी एरियाज के अंदर होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फ नोड, कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे लिम्फ नोड की मौजूदगी है, उसमें जो पॉइंट्स आते हैं, बॉडी रीजन आते हैं, बॉडी पार्ट्स आते हैं, उसमें नेक है, थोरेक्स है, एक्जिला है, अब्डोमेन है, इन एल्बो है, ग्रॉन एरिया है और नी है। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपको लिम्फ नोड्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फ नोड्स, सर्विकल रीजन लोकेटेड इन द नेक एरिया, ये नेक एरिया के पास, गर्दन के पास आपके मौजूद है ये सर्विकल रीजन, एंड फिल्टर लिम्फ फ्रॉम द हेड एंड नेक, हेड और नेक से जो लिम्फ आ रहा है उसको फिल्टर करता है। सेकंड आ जाता है एक्सिलरी। एक्सिलरी के जो लोकेशन है वो लोकेटेड इन आर्मपिट, यानी आर्मपिट में इसकी लोकेशन है, यहाँ पर लिम्फ नोड मौजूद है जो फिल्टर करते हैं लिम्फ को फ्रॉम हैंड, आर्म एंड ब्रेस्ट, यानी इन 3 एरिया से जो लिम्फ आपका पास आउट होता है, यहाँ पर नोड्स मौजूद हैं, और फिर ये नोड्स, एक्सिलरी नोड्स, उस लिम्फ को फिल्टर करते हैं, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। एंड नेक्स्ट वन पर है इंगुइनल रीजन। ये जो एरिया है ये लोकेटेड इन ग्रॉन एरिया, ग्रॉन एरिया में है, जो कि फिल्टर है लिम्फ को फिल्टर करते हैं फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज आपके लोअर लिम्फ्स और
जो रिप्रोडक्टिव एरिया है, एक्सटर्नल जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनके इर्द गिर्द वहां पे जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वहां से जो लिम्फ फ्लो करता है, वहां पर ये नोड मौजूद है जो कि उस लिम्फ को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। एंड लास्ट वन पर है मेसेंटेरिक एरिया। मेसेंटेरिक एरिया, इसकी जो लोकेशन है ये है अब्डोमिनल पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम क्या है? एक्सक्यूज मी, पेरिटोनियम लेयर यानी आपके जो अब्डोमिनल वॉल है और उसके बाद जो अब्डोमेन में डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट ऑर्गन है, उनके इर्द गिर्द आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर मिलेगी जिसे आप पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। जो तो इस लिहाज से जो अब्डोमिनल पेरिटोनियम है वहां पर जो है ना आपको ये लिम्फ नोड, मेसेंटेरिक लिम्फ नोड मौजूद होंगे जो कि फिल्टर करेंगे लिम्फ को फ्रॉम द अब्डोमिनल कैविटी। यानी अब्डोमिनल जो कैविटीज है उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन से जो लिम्फ फ्लो करता है उनको फिल्टर करने के लिए मेसेंटेरिक लिम्फ नोड मौजूद है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, बेसिक रीजन थी, एरियाज थे जहां पर लिम्फ नोड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फेटिक नोड्यूल्स। अब ये जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स है, द ओवल क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक सेल्स, यानी लिम्फेटिक सेल्स की बहुत ओवल शेप के अंदर जो क्लस्टर है, गुच्छा है, with some extracellular matrix that are not surrounded by connective tissue capsule। यानी लिम्फेटिक सेल का क्लस्टर जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर जो मैट्रिक्स मौजूद है वहां पे लिम्फेटिक सेल का क्लस्टर है। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इनके इर्द गिर्द यानी इन जो लिम्फेटिक सेल्स है, लिम्फेटिक नोड्यूल्स है, आर नॉट सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। यानी अगर आप लिम्फेटिक नोड के अंदर देखें तो वहां पे आपको कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल नजर आएगा हर नोड के बाहर, जो कि प्रोटेक्टिव कोट है। लेकिन जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स है इसके इर्द गिर्द किसी किस्म का जो है ना कनेक्टिव टिश्यू का कोई कैप्सूल नहीं है। ये ओपनली विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है और उस एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर जो मैट्रिक्स है उसमें लिम्फेटिक सेल्स का क्लस्टर्स है। इसका क्या रोल है? ये फिल्टर करते हैं लिम्फ को और अटैक करते हैं एंटीजेंस को। इन सम एरियाज ऑफ द बॉडी, जिसमें कुछ हिस्से हैं, मैनी लिम्फेटिक नोड्यूल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म लार्ज स्ट्रक्चर। यानी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो है ये एक बहुत बड़े ग्रुप की सूरत में इकट्ठे जो है ना वो रहते हैं। तो इन ये उनकी जो लोकेशन है कि वो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे लिम्फेटिक नोड्यूल जो है ना वो क्लस्टर फॉर्म में, लिम्फेटिक सेल जो है वो क्लस्टर फॉर्म के अंदर मौजूद है। उसमें आ जाता है नंबर 1 पर आ जाता है कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज, के वो एरियाज जहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जबकि इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो म्यूकोसा लेयर है। अब इन म्यूकोसा लेयर के ऊपर आपको क्या मिलेंगे? लिम्फेटिक टिश्यूज उनके साथ अटैच होंगे। किसके साथ? म्यूकोसा के साथ, जिसे आप MALT कहते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज। अब ये इनकी लोकेशन क्या है लिम्फेटिक नोड्यूल्स की? स्पेशली कि वेरी प्रोमिनेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, प्राइमरी इन द इलियम। यानी अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ड्यूडेनम आ जाता है, उसके बाद इलियम आ जाता है, फिर जिजिनम और उसके बाद इलियम। जो इलियम पार्ट है उस तमाम इलियम में
जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां पर आपको क्या मिलेंगे? लिम्फेटिक नोड्यूल्स मिलेंगे। इन लिम्फेटिक नोड्यूल जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर इलियम में मौजूद है, इसको हम कहते हैं कि पियर पैचेस। पियर पैचेस क्या है? कि मासेस है, मास है ऑफ द लिम्फाइड टिश्यूज का, जिसका बेसिक फंक्शन कि वो पैथोजन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर एंटर होते हैं उनको इनगल्फ करना और उनकी ग्रोथ को जो है ना प्रिवेंट करना, रोकना है, वो इन पियर पैचेस का है। अब पियर पैचेस क्या हुए? लिम्फेटिक नोड्यूल्स हुए, एक मास ऑफ लिम्फाइड टिश्यूज के, लिम्फाइड टिश्यू के मास को आप पियर पैचेस कहते हैं। और इसकी जो बेसिक लोकेशन आ जाती है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर जो मिक्योजा लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, वहां पर ये पैचेस मौजूद है। उसके बाद ऑल्सो प्रेजेंट इन अपेंडिक्स, के अपेंडिक्स में भी ये पैचेस, पियर पैचेस मौजूद हैं, यानी लिम्फेटिक नोड्यूल्स मौजूद हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी एयरवे, यानी सांस लेने का जो पूरा रास्ता है, रेस्पिरेटरी एयरवेज, जिसमें नोज भी आ जाता है, माउथ आ जाता है, और उसके बाद आपका ट्रैकिया आ जाता है और ब्रोंकाई आ जाता है। ये आपका जो एयरवेज है, यहाँ पर भी जो है ना लिम्फेटिक नोड्यूल्स मौजूद हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपके यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये यूरिनरी और प्रोडक्टिव ट्रैक में भी आपको लिम्फेटिक नोड्यूल्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब लिम्फेटिक नोड्यूल्स की आपकी लेफ्ट साइड पे अगर आप डायग्राम देखें कि हैव अ डार्क स्टेनिंग पेरिफेरी और मेंटल जोन दैट कंटेन्स टाइटली पैक्ड स्मॉल लिम्फोसाइट्स। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको दरमियान में एक लाइट कलर का शो ऑफ हो रहा है और उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग एरियाज के अंदर डार्क पर्पल जो है ना वो कलर नजर आ रहा है। ये जो डार्क पर्पल जोन है, इसे आप मेंटल जोन कहते हैं। और यहाँ पर आपको लिम्फोसाइट्स, स्पेशली टी लिम्फोसाइट्स जो है ना इस एरियाज के अंदर नजर आएंगे, मिलेंगे। और दरमियान वाला जो एरिया है, जो लाइट है, ये है आपका जर्मिनल, सेकेंडरी जर्मिनल सेंटर, कि जो आपके कॉर्टेक्स एरिया के अंदर आपने जर्मिनल सेंटर पढ़ा था, डायग्राम के अंदर देखा भी था कि हमने पढ़ा था कि प्राइमरी जर्मिनल सेंटर और सेकेंडरी जर्मिनल सेंटर। तो ये आपका जर्मिनल सेंटर है। एक्सक्यूज मी। ऑन द अदर साइड अगर डायग्राम में देखें तो आपको सबसे टॉप के ऊपर इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो स्पेस है, खाली जगह है। उसके बाद आपको म्यूकस मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, फिंगर लाइक, यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन मिलती है, ये माइक्रोबिली। और उसके बाद आप नीचे आपको डार्क पर्पल शेड में आ रहे हैं कि एग्रीगेट और लिम्फाइड नोड्यूल्स के ये है। उसके नीचे आपको कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे। तो यहाँ ये आपका जो लिम्फाइड नोड्यूल जहाँ एग्रीगेट हुआ है, ये आपके पेयर पैचेस है, ये आपके पेयर पैचेस है, जो कि आपकी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक और उसके बाद आपका यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इन एरियाज के अंदर सच लाइक पेयर पैचेस मौजूद होंगे, मास ऑफ द लिम्फाइड टिश्यूज, जिसके अंदर आपको लिम्फोसाइट्स मौजूद होंगे। अब लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, जिनका बेसिक रोल हम पहले भी पढ़ चुके हैं वाइट ब्लड सेल्स के अंदर, जो कि इनगल्फ करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड वर्किंग करता है एंगेज पैथोजेंस के खिलाफ। तो इस किस्म के जो है ना पैचेस आपको ओवरऑल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन इन एरियाज के अंदर मिलेंगे। इस किस्म के पैचेस को आप लिम्फॉइड नोड्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जो हमारे पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन,
इनको हम सेंट्रल लिम्फाइड ऑर्गन कहते हैं। इट इज वेयर इमेच्योर, ये आमतौर पे क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। ऑर्गन्स वेयर डिफरेंशिएशंस, proliferation and maturation of stem cells into immune competent cells take place। यानी कि वो एरिया है, यानी आपके जो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, ये वो एरियाज है जहां पर डिफरेंशिएशंस होती है, फर्क डाला जाता है कि ये फलाना सेल है, ये फलाना सेल है, ये फलाना सेल है, यानी सेल्स के दरमियान में फर्क आए। उसके बाद प्रोलिफरेशन, यानी उसकी जो ग्रोथ है, यानी एक सेल था, एक सेल से डिफरेंट जो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टेम सेल से, एक स्टेम सेल से डिफरेंट जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनमें फर्क, उसकी प्रोलिफरेशन यानी उसकी ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ, और उसकी मैचुरेशन कि वो मैच्योरिटी की तरफ जाए, फुली कंप्लीट वो सेल डेवलप हो। ये जो प्रोसेस है ये कहाँ फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी स्टेम सेल से आगे ये 3 स्टेप आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन का आ रहा है, प्रोलिफरेशन का आ रहा है और मैचुरेशन का आ रहा है। फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इम्यून कॉम्पिटेंट सेल के हर सेल का अपना एक इम्यून यानी इम्यूनिटी के खिलाफ वो वर्कआउट करेगा। यानी टी सेल्स है वो अपनी इम्यूनिटी के लिहाज से एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो बी सेल है वो अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जो प्लाज्मा सेल्स है वो अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैक्रोफेजेस है, मोनोसाइट्स है, ये तमाम सेल अपने इंडिविजुअल फंक्शन रखते हैं। तो इस लिहाज से इनकी डिफरेंशिएशन, इनकी प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन कहां से हो रही है, स्टेम सेल से हो रही है। फिर ये स्टेम सेल जब तीनों स्टेप्स के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं एक कंपिटेंट इम्यून कंपिटेंट सेल्स के अंदर। ये जो प्रोसेस जहां परफॉर्म होता है वो है थाइमस एंड बोन मैरो, थाइमस में और बोन मैरो। यानी जो आपके प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है वो कहां पर मौजूद है, बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में और थाइमस में। उसके बाद जो सेकेंडरी आपके लिम्फाइड ऑर्गन है, it is where antigen is localized so that it can be effectively exposed to mature lymphocytes। यानी जैसे ही एंटीजन की लोकेशन क्लियर होगी तो वहां पर एक मेच्योर लिम्फोसाइट इफेक्टिवली एक्सपोज हो जाएंगे, जाहिर होंगे कि आया कि कौन सा लिम्फोसाइट्स जो है इस एंटीजन के खिलाफ वर्कआउट करेगा। इनिशिएट अडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। जो अडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है इज ऑल्सो रेफर एज द अक्योर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। यानी अडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स हो गए, इसको आप अक्योर्ड इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। बेसिकली ये सब टाइप है इम्यून सिस्टम की, यानी इंसानी जिस्म में जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफत है, उसकी ये सब टाइप है जिसको आप अडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं या अक्योर्ड जो है इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हो जाती है। एक हो जाती है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, दूसरा हो जाता है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कि ऐसी इम्यूनिटी जो सेल की बुनियाद पर हो, क्योंकि लिम्फोसाइट्स क्या हैं, सेल हैं। तो ये बेसिकली अडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये बेस करते हैं आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पर। तो इसमें जो ऑर्गन आ रहे हैं उसमें स्प्लीन है, लिम्फ नोड आ जाते हैं, टॉन्सिल्स आ जाते हैं, अपेंडिक्स आ जाते हैं और पियर पैचेस आ जाते हैं। तो ये आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। नेक्स्ट पॉइंट, जो लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर हमारे पास जो आ रहे हैं, अब हम बेसिक जो लिम्फॉइड ऑर्गन है वो 3, जिसमें टॉन्सल आ जाता है, थाइमस आ जाता है और स्प्लीन आ जाता है। इनको हम जो है ना 1 बाय 1 देखते हैं। टॉन्सल लिम्फॉइड ऑर्गन है, द क्लस्टर ऑफ lymphatic tissues just under the mucous membrane that line the nose
माउथ, फेरेंक्स यानी थ्रोट कॉल्ड टॉन्सिल। यानी टॉन्सिल क्या है? ये क्लस्टर है लिम्फेटिक टिश्यूज का। ये जो लिम्फेटिक टिश्यूज है ये कहाँ मौजूद है? म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे, जस्ट अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लोकेशन है वो कहाँ पर मौजूद है? आपके नोज में, उसके बाद माउथ में, ओरल केविटी, और उसके बाद फेरेंक्स यानी आपका थ्रोट वहां पर। तो इन क्लस्टर ऑफ लिम्फाइड सेल्स जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के जो नीचे हैं उनको आप क्या कहते हैं? टॉन्सिल्स कहते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं नेजल एंड ओरल केविटी को। आपके नेजल कैविटी और ओरल कैविटीज को प्रोटेक्ट करता है। किससे? पैथोजन से। उसके बाद दिया था 3 ग्रुप ऑफ द टॉन्सिल्स। 3 ग्रुप ऑफ टॉन्सिल के हैं। नंबर 1 पर है फेरेंजियल टॉन्सिल। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपके जो है अपर जा, वहां पर आपको जो अपर जा के नीचे अंदर की तरफ आपको जो है फेरेंजियल टॉन्सिल्स मिले। उसके बाद पैलेटाइन टॉन्सिल्स है जो कि पैलेटाइन बोन्स आपने पढ़ी है, सॉफ्ट पैलेटाइन और हार्ड पैलेटाइन बोन, वहां पर आपको पैलेटाइन टॉन्सिल्स मिलेंगे। और उसके बाद है लिंगुअल टॉन्सिल के जबान के नीचे आपको जो टॉन्सिल नजर आ रहे हैं उन्हें आप लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं। पैलेटाइन जो टॉन्सिल्स थी यूजली रेफर टू एज द, ये जो टॉन्सिल्स है ये बैक ऑफ द माउथ है, यानी माउथ उसकी बैक पर। एंड द लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स की जो लेटरल वॉल है वहां पर। और मोस्ट कॉमनली रिमूव, अगर इसको जब आप, यानी यही जो पैलेटाइन है ये ज्यादातर मोस्टली रिमूव होते हैं अगर ये स्वेल कर जाए, अनलार्जमेंट हो जाए इस टॉन्सिल्स की, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसे हम टॉन्सिलोलेक्टोमी कहते हैं, रिमूवल ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल। उसके बाद है लिंगुअल टॉन्सिल्स, बेस ऑफ टंग के, आपकी जो जुबान है उसकी बेस पर आपको ये जो लिम्फाइड ऑर्गन मिलेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फ्रॉम एक्सटीरियर, यानी जो भी चीज बाहर से इनसाइड ओरल केविटी के थ्रू जाती है तो जो फर्स्टली डिफेंस सिस्टम है वो आपका लिंगुअल टॉन्सिल्स है। तो नॉर्मली जो टंग साइज है मेल के अंदर 4.3 इंचेस है और फीमेल में 4.1 इंच जो है इसका साइज है टंग का। नेक्स्ट पॉइंट, के फंक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स के प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन against harmful substances and pathogens that may enter the body through nose and mouth। कि नोज और माउथ से जो भी हार्मफुल पैथोजेंस हो गए या कोई सब्सटेंसेस हो गए वो एंटर होते हैं बॉडी के अंदर, तो उनके खिलाफ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकेंड, कि ब्लड सप्लाई बाय द टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ये जो फेशियल आर्टरी है उसके थ्रू टॉन्सिल्स को ब्लड सप्लाई किया जाता है। उसके बाद जो नर्व सप्लाई की जाती है वो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व बेसिकली ये 9th क्रेनियल नर्व है, यानी 9वीं क्रेनियल नर्व। ये मिक्स नर्व है, यानी इट कंसिस्ट या इट कंटेन्स द सेंसरी यानी एफरेंट, और जो है ना इसी तरीके से एफरेंट जो है मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ये मिक्स्ड है, सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ये 9वीं जो है ना क्रेनियल नर्व है। यानी इस डायग्राम में भी अगर आप देखें तो आपको फेरेंजियल टॉन्सिल्स है, उसके बाद पैलेटाइन, पैलेट जो बोन थी पैलेटाइन बोन्स, वहां पे आपको पैलेटाइन टॉन्सिल्स मिलेंगे और नीचे आपको जो है ना लिंगुअल टॉन्सिल्स है। तो ये आपके बेसिक फंक्शन थे टॉन्सिल्स के। नेक्स्ट पॉइंट,
हमारे पास है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू एलंगेटेड लूप ऑर्गन, यानी ये बाई लूप ऑर्गन है जो थाइमस है, लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट अलोंग ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया के साथ जो चेस्ट का अपर पार्ट है वहां पर इसकी लोकेशन है। इंफीरियर टू थायराइड ग्लैंड एंड पोस्टीरियर टू स्टर्नम, यानी जो स्टर्नम बोन है, ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन, इसकी बैक पर और थायराइड ग्लैंड्स के नीचे आपको जो है ना थाइमस ग्लैंड जो है ना वो मिलेगा। आफ्टर पबर्टी इट डिक्रीजेज इन साइज, यानी जैसे ही आप बलोगत के एज से बाहर निकलेंगे तो इसका साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। किसका? थाइमस ग्लैंड का। एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी पैदाइश के बाद, इसका जो साइज है आपके थाइमस ग्लैंड का वो 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2.5 to 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। इसका जो वेट है एट द टाइम ऑफ बर्थ वो 10 ग्राम है, यानी 10 ग्राम इसका वजन है। अब एज आ जाती है, नेक्स्ट जो है एज 70 to 30 ईयर्स, 7 साल से लेकर 30 साल तक की जो एज है, इसमें जो साइज ऑफ द थाइमस है, थाइमस का साइज वो रिड्यूस हो गया कि 1.5 सेंटीमीटर टू 1.8 सेंटीमीटर। मेल एंड फीमेल के लिए ये बिटवीन द दिस रेंज, लेकिन इसका जो वजन है वो 25 to 30 ग्राम हो गया कि इस एज तक ये इसका साइज तो रिड्यूस होगा लेकिन जो वेट है वो इंक्रीज होगा। लेकिन जब एज हो जाती है एट द एज ऑफ 40 to 60 ईयर्स तो वेट इज 15 ग्राम एंड द साइज इज 1.2 सेंटीमीटर। के साइज भी रिड्यूस हुआ और वेट भी रिड्यूस हुआ जब आप एज इंक्रीज होती है। एट द एज ऑफ ओवर 65, 65 साल से ऊपर, थाइमस विल डिसअपियर, यानी जब आपकी एज 60 साल से ऊपर या 65 से ऊपर होती है तो ये जो थाइमस है ये टोटली तौर पे डिसअपियर हो जाएगा। उसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे मिस हुआ है कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड एंड इन्फेंसी, यानी फीटस में और उसके बाद जो इन्फेंसी स्टेज है वहां पर इसका जो ये लार्जेस्ट साइज में होगा और बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि थाइमस ग्लैंड कंपोज ऑफ लिम्फाइड टिश्यूज, के लिम्फाइड टिश्यूज के पर मुश्तमिल होते हैं एंड सब डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स, इनको फर्दर सब डिवाइड किया गया है डिफरेंट लोब्यूल्स में। इमेच्योर टी सेल्स originating in the bone marrow migrate to the thymus via blood stream, यानी जो आपके पास टी सेल हैं वो इमेच्योर फॉर्म में, वो बोन मैरो के अंदर, यानी बोन मैरो के अंदर जो है ना वो जो टी सेल थे वो इमेच्योर फॉर्म में थे। अब क्योंकि बोन मैरो से ओरिजिनेट हुए टी सेल तो वहां पर ये क्या थे? इमेच्योर थे। तो ये भी यहां से माइग्रेट होकर थाइमस में चले जाते हैं वाया ब्लड के जरिए। इन थाइमस सेल्स डेवलप इनटू मैच्योर टी सेल फॉर रिलीज इनटू सर्कुलेशन, के थाइमस में ये जो टी सेल्स हैं ये कहाँ मैच्योर हो जाते हैं, ये डेवलप हुए, मैच्योरिटी आई इनमें टी सेल्स के अंदर, फिर ये मैच्योर होने के बाद एक जनरल जो सर्कुलेशन है उसमें शामिल हो जाते हैं। अब थाइमिक हार्मोन है जिसे आप लिम्फोपोइटिन कहते हैं। ये जो लिम्फोपोइटिन हार्मोन है यानी प्रोटीन इन नेचर है, एड इन मैच्योरेशन ऑफ टी सेल, जो टी सेल हैं उनकी मैच्योरेशन के अंदर, उसकी मैच्योरिटी में एक प्रोटीन हार्मोन जिसको लिम्फोपोइटिन कहते हैं वो इन्वॉल्व है। मैच्योर टी सेल्स जो है वो ट्रैवल टू लिम्फ नोड। अब ये मैच्योर सेल जो है ये ट्रैवल करेंगे किस तरफ? लिम्फ नोड्स की तरफ, स्प्लीन की तरफ,
and diffuse lymphatic tissues where they reside. अब डिफ्यूज जो लिम्फेटिक टिश्यूज हैं उसमें पेयर पैचेस भी आ जाते हैं। तो लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, पेयर पैचेस के अंदर ये जो मैच्योर टी सेल्स है ये ट्रैवल करेंगे, ब्लड के जरिए वहां पहुंचेंगे और वहां पर जो है ना स्टोर हो जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, कि वो इम्यून सिस्टम जो जिनकी बुनियाद सेल्स पर है, कि सेल जो है ह्यूमन बॉडी के जो सेल हैं, इम्यून सेल हैं, वो किसी पैथोजेंस को इनगल्फ करने के लिए, उनको एक्टिविटी, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए जब सेल्स इन्वॉल्व हो, उनको हम उस इम्यूनिटी को हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो आपके जो टी लिम्फोसाइट्स हैं या जस्ट लिम्फोसाइट जो है, ये क्या है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, जो कि सब टाइप है आपकी अक्यूर्ड जो है ना इम्यून रिस्पॉन्स की, और अक्यूर्ड जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये सब टाइप है इम्यून सिस्टम की। कैन बी रिमूव बट डिक्रीज टी सेल प्रोडक्शन। थाइमेक्टोमी, यानी अगर आपके थाइमस ग्लैंड किसी भी रीजन से रिमूव कर दिया जाए तो डेफिनेटली उसमें टी सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को देखकर रिमूवल ऑफ द थाइमस इज कॉल्ड थाइमेक्टोमी। एंड द पॉसिबल अक्यूट susceptibility to infection, कि अगर आपका थाइमस रिमूव हो गया है, चाहे वो ऑटोमेटिकली विद द एज फैक्टर रिमूव हो जाए या किसी दूसरी रीजन से अगर आपको थाइमस को रिमूव करना पड़ा है, तो उस सूरत में आप इन्फेक्शन के लिए बहुत एहसासमंद हो जाएंगे, यानी बहुत जल्दी आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि थाइमस के अंदर क्योंकि मैच्योर लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स मौजूद थे जो कि वर्कआउट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के। नेक्स्ट पॉइंट, द थाइमस ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है और उसके लोकेशन है। अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको नीचे पेरिकार्डियम मिल रही है, उसके बाद साइडों पे आपको लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स है, ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे जो बाई लूब्ड, दो लूब ऑर्गन है जिसे आप थाइमस कहते हैं, वो नजर आ रहे हैं। इसके टॉप के ऊपर आपको थायराइड ग्लैंड मिलेगा, एक्सक्यूज मी, यानी सुपीरियर आपके थाइमस ग्लैंड के जो सुपीरियर है वो थायराइड ग्लैंड्स है, जो इंफीरियर है वो पेरिकार्डियम है, और जो लेटरल है वो आपके राइट एंड लेफ्ट लंग्स है। तो यहां पर ये इसकी एक जनरल लोकेशन है थाइमस ग्लैंड की। ऑन द अदर डायग्राम, इसमें अगर आप देखें तो अगेन इसकी जो शेप है उसमें जो है ना आपको वही पार्ट्स मिलेंगे कि एक कैप्सूल होगा, प्रोटेक्टिव कोट है, उसके बाद इनर जो आपको मिलेगा वो कॉर्टेक्स मिलेगा, उस कॉर्टेक्स के इनसाइड आपको जो है ना वो मिडोला, जो कि लाइट येलो कलर का, उस लाइट येलो कलर के अंदर आपको थाइमिक कॉर्पल्सल्स है। फिर उसके बाद इसके अंदर कहा था कि मल्टी लूप्स हैं, कि दो तो वैसे लूप हैं, तो उन दो लूप्स के अंदर फर्दर लोब्यूल्स हैं, तो वो इंटरलोबुलर सेप्टम आपको नजर आ रही है जो सेपरेट करते हैं लूप्स को। तो इस नीचे आपको लिम्फ डक्ट एंटर हो रही है, वेन, आर्टरी। तो इस तरीके से आपके इन्हीं एरियाज के अंदर जहां पर आपको ये थाइमिक कॉर्पस्कल्स है, यहां पर आपको डेंड्रिटिक सेल्स मिलेंगे। डेंड्रिटिक सेल्स, वो जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं जो कि थाइमस ग्लैंड के अंदर मौजूद हैं, इसी थाइमिक कॉर्पस्कल्स में, ये वो सेल्स हैं जो कि लिम्फोपोइटिन, जो कि प्रोटीन है, यानी बेसिकली वो हार्मोन है लेकिन वो हार्मोन प्रोटीन इन नेचर है। तो लिम्फोपोइटिन जो प्रोटीन है वो इन थाइमिक कॉर्पस्कल्स के अंदर, क्योंकि इस थाइमिक कॉर्पस्कल्स में आपको डेंड्रिटिक सेल्स मिलेंगे और डेंड्रिटिक सेल से आपको वो लिम्फोपोइटिन जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस होगी। जब ये प्रोड्यूस होगी तो तब आपके टी लिम्फोसाइट्स क्या होंगे? मिच्योर्ड होंगे। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी थाइमस ग्लैंड के हवाले से।
नेक्स्ट पॉइंट, स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। इसकी जो जनरल लोकेशन है वो है कि अपर लेफ्ट अब्डोमिनल क्वाड्रेंट के अपर साइड है और लेफ्ट है, अपर और लेफ्ट क्वाड्रेंट यानी लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन वो रीजन जो कि आपके स्टोमिक से ओवर द स्टोमिक के ऊपर हो, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है। तो अगर स्टोमिक को देखा जाए तो स्टोमिक की अनाटॉमी को, तो सबसे जो है वो फंडस आ जाता है, फिर स्टोमिक की बॉडी है, फिर आपको जो है ना पाइलोरिक एंट्रम मिलेगा, फिर पाइलोरिक कैनाल, फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो जो फंडस रीजन है उस फंडस रीजन के ऊपर आपको जो है ना स्प्लीन जो है ना एपिगैस्ट्रिक रीजन है, तो वहां पर आपको स्प्लीन नजर आएगी, जिसे आप सादा लफ्जों में तिल्ली कहते हैं। देखिए, बिटवीन फंडस ऑफ स्टोमिक एंड डायाफ्राम, स्टोमिक और फंडस ऑफ द स्टोमिक, स्टोमिक का जो फंडस है और डायफ्राम के दरमियान में ये आपके स्प्लीन मौजूद है। ऑन द अदर साइड पर कि बिटवीन 9th एंड 11th रिब्स, कि 9वीं और 10वीं रिब्स के दरमियान में आपको जो है ना वो जो है ना स्प्लीन मिलेगी। इन द लाइन ऑफ 10th रिब्स, जहां पे 10वीं रिब्स जा रही है उस लाइन पर आपको डायफ्राम स्प्लीन जो है ना लोकेट होगी। इसका जो साइज है वो 5 to 6 इंचेस लॉन्ग है एंड 2 से 3 इंचेस इसकी वाइड है, यानी 5 से 6 इंच लॉन्ग और 2 to 3 इंचेस इसकी विड्थ है। इसका जो वेट है उसकी जो रेंज है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन स्प्लीन का वेट वेरी करता है, तो 150 ग्राम टू 200 ग्राम इसका वेट है। स्प्लीन का जो कलर है वो पर्पल इन शेड है, यानी पर्पल शेड देगा, एंड स्लाइटली ओवल शेड, यानी कंप्लीटली ओवल, स्लाइटली ओवल शेप है। रिजेंबलेंस अ लार्ज लिम्फ नोड, और किसी हद तक ये लार्ज लिम्फ नोड, क्योंकि लिम्फ नोड को भी हमने पढ़ा था कि ओवल शेप्ड है यानी बीन शेप्ड है, तो ये किसी हद तक एक लार्ज लिम्फ नोड की तरह मिलता जुलता है। और ये फिल्टर, ये क्या, इसका रोल क्या है, ये ब्लड को फिल्टर्स करते हैं, ब्लड को, ये लिम्फ को फिल्टर, लिम्फ को नहीं ब्लड को फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले कैप्सूल, अगेन द कवरिंग ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कैप्सूल किसका बना हुआ है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज का। उसके बाद आ जाता है हीलम पार्ट, आ जाता है कि डिप्रेशन ऑन मीडियल सरफेस, के दरमियान वाली जो मीडियल सरफेस है वहां पे आपको डिप्रेशन मिलेगा, डेप्थ मिलेगी, जहां से नर्व्स एंड आर्टरीज एंटर स्प्लीन, के नर्व्स और आर्टरीज जो है ना वो एंटर हो रही है स्प्लीन में, और वेन्स और लिम्फेटिक वेसल एग्जिट हो रही है, कि आर्टरीज और नर्व्स ये एंटर होती है और वेन्स और लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती हैं, एग्जिट होती हैं। तो जिस जगह से ये एंटर और एग्जिट हो रही है तो उस पार्ट को आप हीलम कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेबेकुलाई, के एक्सटेंशन ऑफ कैप्सूल फॉर्म पार्टीशन विद इन द स्प्लीन, के स्प्लीन के अंदर जो पार्टीशन आ रही है, यानी एक तो कैप्सूल एक्सटेंड हुआ और उसके बाद स्प्लीन के अंदर आपको डिफरेंट पार्टीशन नजर आ रही है, तो वो क्या कहला रही है, ट्रेबेकुलाई कहला रही है। अगर आप डायग्राम में भी देखें तो आपको जो कैप्सूल है, यही कैप्सूल एक्सटेंड हो रहा है और वो स्प्लीन की क्या कर रहा है, पार्टीशन कर रहा है। तो ये जो पार्टीशन हो रही है कैप्सूल की वजह से, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज है, तो ये जो पार्टीशन है इसको आप ट्रेबेकुला कहते हैं। उसके बाद आ जाता है पल्प। ये पल्प क्या है, टिश्यूज हैं जो कि इनसाइड द स्प्लीन है, यानी स्प्लीन के अंदर आपको टिश्यूज नजर आएंगे, उन टिश्यूज को आप क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। कि ये जो पल्प है
ये डिवाइडेड इनटू रेड एंड वाइट पल्प, रेड एंड वाइट पल्प में तकसीम किया गया है। तो आपको डायग्राम में भी अगर आप देखें तो कैप्सूल था, ये कैप्सूल फर्दर डिवाइड हुआ, एक्सटेंड होकर इसमें डिवीजन हुई, पार्टीशन हुई, वो ट्रेबुकुला कहलाई। उसके बाद वाइट पल्प आ रहा है आपको नजर, रेड पल्प है, सप्लिनिक कॉर्ड्स है। सप्लिनिक जो कॉर्ड आ जाते हैं, ये सप्लिनिक कॉर्ड बेसिकली इनकी जो लोकेशन है इसको रेफर किया जाता है रेड पल्प में। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ सप्लीन के अंदर अगर हम देखें तो व्हाइट पल्प कंसिस्ट ऑफ एंटायरली ऑफ लिम्फाइड टिश्यूज, के जो व्हाइट पल्प है वो मुकम्मल तौर पर क्या है, लिम्फाइड टिश्यूज है। व्हाइट पल्प कंसिस्ट ऑफ पेरीआर्टियल लिम्फाइड शीथ सराउंडिंग द मीडियम एंड स्मॉल ब्रांचेस ऑफ सप्लिनिक आर्टरीज, यानी जो सप्लिनिक आर्टरीज है जो वो स्मॉल है, यानी आर्ट्रियोल्स है, मेट आर्ट्रियोल्स है, उनके इर्द गिर्द क्या है, लिम्फाइड की शीत है। उस लिम्फाइड शीत को आप क्या कहते हैं, व्हाइट पल्प कहते हैं। द इंपॉर्टेंट रोल जो है ना व्हाइट पल्प का, वह है कि इन डिफेंस ऑफ बॉडी के डिफेंस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज के कंटेन्स न्यूमरियस बेशुमार आपको टी सेल, बी सेल्स एंड फेगोसाइटिक इम्यून सेल्स मिलेंगे। अब फेगोसाइटिक जो इम्यून सेल्स हैं उसमें मैक्रोफेजेस भी है, मोनोसाइट्स भी हैं। तो यहाँ पर आपको जो व्हाइट पल्प है, व्हाइट पल्प के अंदर उसका जो टी सेल, बी सेल और फेगोसाइटिक इम्यून सेल्स ये मौजूद होंगे। अगर आप डायग्राम में भी देखें तो आपको व्हाइट पल्प नजर आ रहे हैं। तो इन व्हाइट पल्प में क्या थे कि ये तमाम जो आर्टरीज हैं और मेट आर्ट्रियोल्स हैं, इनके इर्द गिर्द आपको ये व्हाइट पल्प जो है ना शीत की सूरत में नजर आए। उसके बाद आ जाता है रेड पल्प। जो रेड पल्प है वो कंसिस्ट ऑफ द वीनस साइनसेस फिल्ड विद ब्लड। ये आपको नीचे डायग्राम के अंदर जो है ना ट्रेबुकुलर डायग्राम में अगर आप देखें पहले तो आपको ट्रेबुकुलर आर्टरी नजर आ रही है। ये आर्टरीज आगे जाकर पूरे सप्लीन के अंदर सेंट्रल आर्ट्रियोल्स में आ गई। अब सेंट्रल आर्ट्रियोल्स से आगे आपको फर्दर ये इसकी सब ब्रांचेस आ रही हैं इसी आर्ट्रियोल्स की, जिसे आप मेट आर्ट्रियोल्स भी कहते हैं। अब इन सेंट्रल आर्ट्रियोल्स के इर्द गिर्द आपको जो है ना टी सेल जोन्स मिलेंगे, टी सेल जोन जिसमें पेरी आर्ट्रियोल लिम्फाइड है। उसके बाद फोलिकुलर आर्ट्रियोल्स भी आया, मार्जिनल साइनसेस आया। तो कहने का मकसद कि ये जो आपके रेड पल्प के अंदर आर्ट्रियोल्स हैं, ये आपकी क्या कहला रही है, कॉर्ड्स ऑफ सप्लानिक टिश्यूज कहला रही है। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड्स ऑफ सप्लानिक टिश्यूज है, यानी इसमें ये कंसिस्ट है, इसके इर्द गिर्द क्या चीजें मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स है, प्लाज्मा सेल्स है, ग्रैन्युलोसाइट्स है। तो ये तमाम जो टाइप ऑफ द सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स हैं, ये आपके रेड पल्प के अंदर भी डिफरेंट जोन्स के अंदर, डिफरेंट एरियाज के अंदर मौजूद है। तो व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प दोनों का जो बेसिक फंक्शंस क्या हो गया स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे और उसके बाद जो है ना ग्रैन्युलोसाइट्स मिलेंगे, जिनका फंक्शंस आपकी इम्यूनिटी है। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ सप्लीन के फैगोसाइटोसिस है ऑफ बैक्टीरिया एंड वॉर्न आउट या डैमेज रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, के फैगोसाइट्स करना है, इनगल्फ करना है किसको, बैक्टीरिया को, या वो रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट जो डैमेज हो चुके हैं या जो अपने ओल्ड सेल्स हो गए हैं, चाहे वो प्लेटलेट है या रेड ब्लड सेल्स है, उनको इनगल्फ करना है, उनको फैगोसाइटोसिस करना है। तो ये काम आपका सप्लीन का है। इसीलिए कहा जाता है कि सप्लीन को कि ये ग्रेवयार्ड है किसका, आरबीसी का। ये स्टोर्स करता है, सेकंड फंक्शन
कि स्टोर्स एंड रिलीज ब्लड इन टाइम्स ऑफ डिमांड, के जब बॉडी को जरूरत होती है ब्लड की तो तब नॉर्मली तौर पे स्प्लीन ब्लड को स्टोर रखती है किसी हद तक, कुछ मिकदार ब्लड की, यानी बैकअप के लिए, इमरजेंसी कंडीशन के लिए स्प्लीन कुछ ब्लड की कुछ अमाउंट को अपने अंदर अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 ml या 150 ml जो ब्लड है वो इमरजेंसी की सूरत में स्प्लीन अपने अंदर स्टोर रखती है। तो और जब हैमरेज कंडीशन होती है तो उस सूरत में ये ब्लड जो है ना स्प्लीन से रिलीज होता है और उस हैमरेज से जो ब्लड लॉस हुआ होता है उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि फंक्शन इन इम्यूनिटी एज अ साइट ऑफ बी सेल प्रोलिफरेशन इनटू प्लाज्मा सेल, कि बी सेल जब प्रोलिफरेट होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर। तो ये जो बी सेल्स की प्रोलिफरेशन साइट है वो क्या है, कहां पर है, स्प्लीन में है। और बी सेल्स का जो बेसिक फंक्शन है वो इम्यूनिटी है, कि अननोन पैथोजन, जिन वो पैथोजन जो कि क्लियर ना हो, ब्लैंक अटैक या दूसरे लफ्जों में ब्लाइंड, अंधा अटैक किसी भी पैथोजेंस पर जो सेल परफॉर्म करता है, जो सेल्स अटैक करते हैं वो नॉर्मली तौर पे बी सेल्स है। एंड डज नॉट फिल्टर लिम्फ बिकॉज इट हैज नो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक साइनसेस, क्योंकि स्प्लीन जो है वो लिम्फ को फिल्टर नहीं करती। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है वो नहीं है। एफिरेंट लिम्फेटिक वेसल वो वेसल्स होती है जो लिम्फ को एंटर करती है किसी भी ऑर्गन में। तो ये इसके बेसिक फंक्शन ऑफ स्प्लीन रिगार्डिंग द इम्यूनिटी, रिगार्डिंग द लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ द फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है उसमें जो डिफरेंट स्टेप्स यूज होते हैं उस पे नंबर 1 है, जो फर्स्ट स्टेप है कि माइक्रोब या कोई भी अदर पार्टिकल एंटीजेंस, आपको स्टेप 1 के अंदर नजर आ रहा है कि केमोटैक्सिस मीन के मूवमेंट ऑफ द एनी पार्टिकल, या किसी भी सेल की मूवमेंट को या पार्टिकल की मूवमेंट को या सब्सटेंसेस की मूवमेंट को आप कीमोटैक्सिस कहते हैं। कि कोई भी पैथोजेंस है, माइक्रोब है, जब वो मूवमेंट करता है, वो जो प्रोसेस है वो कीमोटैक्सिस कहलाता है। अब ये मूव होकर एडहेरेंस ऑफ माइक्रोब के, वो जो माइक्रोब की जो एडहेरेंस है किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। कि आपका जो स्टेप 1 था कि ये अब जाकर जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एडहेयर होगा, अटैचमेंट होगी। अब इंजेक्शन ऑफ द माइक्रोब बाय फेगोसाइट्स, इंजेक्शन के आपका ब्रेक डाउन, यानी आप किसी चीज को इंजेक्शन कर रहे हैं तो अब यहां से ये जो स्टेप 2 है, माइक्रोब इंजेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, बाय द फेगोसाइट्स के लिए। फेगोसाइट्स मीन वो सेल्स जो कि माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को या फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करने की सलाहियत रखते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स हैं ये एंटर हो जाते हैं आपके वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब यहां पर जो फॉर्मेशन ऑफ अ फेगोसोम्स की फॉर्मेशन होती है कि आपके जो माइक्रोब्स था या पैथोजेंस था या जो भी पार्टिकल सब्सटेंसेस था उसके इर्द गिर्द, यानी सेलुलर मेम्ब्रेन की तरह जो है ना एक कवरिंग हो जाती है, आउटर कवरिंग हो जाती है। तो इनसाइड आपका वो पैथोजेंस है, माइक्रोब है या कोई भी सब्सटेंस है, उसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन की तरह कवरिंग हो जाती है। तो इस प्रोसेस को इसे हम कहते हैं कि फेगोसाइटिक वेसिकल या फेगोसोम्स। अब स्टेप 4 के अंदर क्या है कि आपके सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम्स मौजूद है।
अब ये जो फ्यूजन ऑफ द फेगोसोम्स विद लाइसोसोम टू फॉर्म फेगोलाइसोसोम, कि आपका जो लाइसोसोम है, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर क्या थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, यानी आपको जो कि डाइजेशन का रोल प्ले करती है, तो ब्रेक डाउन का रोल प्ले करती है, ऑब्जॉर्प्शन का रोल प्ले करती है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम या बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स जो है ना इस लाइसोसोम्स में मौजूद है। तो ये जो लाइसोसोम्स है ये फेगोसोम्स के साथ अटैच होकर फेगोलाइसोसोम्स बनाती है। अब पार्शियली ये जो फेगोलाइसोसोम्स थे, अब इस लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम भी मौजूद है, पहले कहा था। तो डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड माइक्रोब बाय एंजाइम्स, के एंजाइम्स के जरिए इन माइक्रोब को इंजेस्टेड किया जाता है, डाइजेशन की जाती है, जो माइक्रोब इंजेस्टेड हुए हैं उनकी डाइजेशन की जाती है, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि वो अब्जॉर्ब हो जाए, यानी डाइजेशन मीन के ब्रेक डाउन या केमिकली कन्वर्टेड टू इनएक्टिव फॉर्म, के अगर ये माइक्रोब थे एक्टिव फॉर्म में थे तो विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इस एंजाइम्स के जरिए ये केमिकली कन्वर्ट हो जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। तो अब उस एंजाइम्स ने इन यानी ये जो आपके पास माइक्रोब्स थे इसे ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ द रेजिडुअल बॉडी कंटेन इनडाइजेस्टिबल माइक्रोब मटेरियल, जो है इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, के अब जो है जो डाइजेस्ट होने थे वो तो हो गए, बाकी जो चीज बची वो रेजिडुअल बॉडी है, वेस्ट मटेरियल है जिसे डाइजेस्ट नहीं किया जाता। तो स्टेप 7 के अंदर ये डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज होगा वेस्ट मटेरियल, तो एक सेल से जो है ना ये वेस्ट मटेरियल क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या था कि आपके पास जो माइक्रोब्स है वो अटैच हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एडहेरेंस हुई, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये एंटर हुआ सेल के साइटोप्लाज्म में, वहां पे फेगोसोम्स में कन्वर्ट हुआ, फेगोसोम्स के साथ लाइसोसोम अटैच होकर फेगोलाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो फेगोलाइसोसोम्स है, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो ये एंजाइम उस माइक्रोब्स को, उस फॉरेन पार्टिकल्स को या पैथोजेंस को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, जिससे एक वेस्ट मटेरियल जो है ना रेजिडुअल बॉडी फॉर्म में उसकी फॉर्मेशन होती है। फिर ये रेजिडुअल जो बॉडी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, ये सेल से जो है ना डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ द फेगोसाइटोसिस का, जो के बेसिक रोल है स्प्लीन का, यानी स्प्लीन का जो फर्स्ट फंक्शन है वो फेगोसाइटोसिस का है। तो स्प्लीन के अंदर ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट यानी लेक्चर है वो, उसमें हम लिम्फेटिक सिस्टम की सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन और लिम्फेटिक सिस्टम के जो डिसऑर्डर है उसको डिस्कस करेंगे। If you have any question related to this topic, you can ask within the group. Thank you so much. Allah Hafiz.